हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। ये चैनल हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को। हमारा ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन, और ये वेल्थ क्रिएशन तब होगा जब हम CAGR निकालेंगे 20% या प्लस। वीक 19 हमने कंप्लीट किया 7 मार्च 2025 को। सभी का डिस्क्लेमर, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आप इसे ज़रूर पढ़ें आपके बेनिफिट के लिए, और पूरा पढ़ें। CNX 200 और निफ्टी 200, ये बेसिकली NSE पर लिस्टेड 200 कंपनीज, टॉप 200 कंपनीज यू कैन से इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन मार्केट कैपिटलाइजेशन जो टॉप 200 कंपनी होती हैं उनको हम CNX 200 कहते हैं। और इसका फर्दर बाइफर्केशन होता है कि 100 लार्ज कैप कंपनीज और 100 मिड कैप कंपनीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। 200 कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए हम 33 कंपनीज में स्टॉक करते हैं और हर स्टॉक को हम इक्वल वेटेज देते हैं, जिससे हम 3% हर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा पैसा पोर्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एलोकेट हो जाता है 33 स्टॉक्स में। चेंज इन वीक, इस वीक हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। जो लास्ट वीक वाला पोर्टफोलियो कंटिन्यू रहेगा सेम। रियलाइज और अनरियलाइज लॉस की पोजीशन, रियलाइज लॉस में कोई चेंज नहीं है। अनरियलाइज लॉस में फॉल आया है, यानी कि मार्केट ऊपर गई तो हमारा लॉस में डिक्रीज हो गया। टोटलिटी में देखें तो हमारा लॉस थोड़ा डिक्रीज हुआ है। पोजीशन पोर्टफोलियो की क्या है, 10 लाख से हमने स्टार्ट किया था पोर्टफोलियो। अभी 1,08,000 का रियलाइज लॉस हो चुका है, इसमें 71,000 का अनरियलाइज लॉस है, यानी कि हमारी जो क्लोजिंग पोजीशन है वो है 8,20,000, यानी कि 18% हम डाउन है अपने इन्वेस्टमेंट से, -18%। इसको कंपेयर करें निफ्टी 50 से, जो कि कंट्री बेंचमार्क है, तो वो 7% डाउन है, हम 18% डाउन है, तो यानी कि हमने 11% से अंडर परफॉर्म किया है। निफ्टी 200 से अगर हम इसको कंपेयर करें अपनी परफॉर्मेंस को, तो अगेन यहाँ भी हमने 8.7% से अंडर परफॉर्म किया है। हमने स्टॉक अपना पोर्टफोलियो चालू किया था 33 स्टॉक से डे 1 पे। उसके बाद हमने 24 स्टॉक सोल्ड किए और 24 स्टॉक ही बाय करके हमने उनको रिप्लेस किया। बेसिकली हमने 57 स्टॉक्स में ट्रेड किया है। CNX 200 के रियलाइज स्टॉक वाइज समरी यहाँ पर अवेलेबल है। अमाउंट वाइज आप देख सकते हैं, जो हमने 24 स्टॉक सेल किए हैं ये उसकी समरी है, और ये परसेंटेज टर्म में किस स्टॉक में कितना लॉस हुआ है वो है। टोटल रियलाइज लॉस 1,08,000 है। करंट पोजीशन 33 स्टॉक जो हम कैरी कर रहे हैं एज ऑन डेट, उसमें किस स्टॉक में कितना अनरियलाइज प्रॉफिट या लॉस है वो आप यहाँ देख सकते हैं। 71,000 अनरियलाइज लॉस है। परसेंटेज टर्म में स्टॉक वाइज समरी यहाँ पे दिख जाएगी आपको। क्लोजिंग पोजीशन है हमारी 8,20,000, यानी कि पोर्टफोलियो हमारा डाउन है 18% से। CNX 500 टॉप 500 कंपनीज ऑफ NSE इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसके अंदर टॉप 100 लार्ज कैप कंपनीज होती है, नेक्स्ट 150 को हम मिड कैप कंपनीज कहते हैं, और नेक्स्ट 250 को हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए हम 50 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, और इक्वल वेट पॉलिसी फॉलो करते हुए हम हर स्टॉक में 2% इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि 15 × 200 हमारा 100% कैपिटल इन्वेस्ट हो जाए। चेंज इन वीक, इस वीक हम 5 स्टॉक बाय करेंगे और 5 स्टॉक सेल करेंगे। बेसिकली 5 सेल करेंगे और उनको रिप्लेस कर देंगे 5 बाय करके। कौन से हैं वो स्टॉक? पॉलिसी बाजार, MCX, इंडियन होटल, कैपली पॉइंट और इंडस टावर। ये वो 5 स्टॉक है जिनको हम बेच देंगे, और बेचने में जो लॉस होगा 18%, 28%, 12%, 23% और 9%, सब्सटेंशियल अमाउंट में लॉस हुआ है। इनको हम रिप्लेस करेंगे फोर्टिस से, पिरामल फार्मा, अवंती फीड, वेल्पसन कॉरपोरेशन और गोदरेज एग्रो। ये वो 5 स्टॉक है जिनको हम बाय कर लेंगे। रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड लॉस की समरी, लास्ट वीक था 1,24,000, ये इंक्रीज हो गया। 5 स्टॉक जो सेल किए उनका लॉस यहाँ पे ऐड हो गया। अनरियलाइज लॉस, मार्केट ऊपर गई तो अकॉर्डिंगली हमारा लॉस भी अनरियलाइज लॉस कम हो गया। टोटलिटी में 270 से डिक्रीज हो गए, 233 हो गए लॉस में। सेम समरी, 10 लाख से हमने स्टार्ट किया था। रियलाइज लॉस 140, अनरियलाइज 92, क्लोजिंग पोजीशन 7,66,000। परसेंटेज टर्म में बात करें तो 23% का फॉल है हमारे पोर्टफोलियो में। डे 1 पे हमने स्टॉक बाई किए थे 50, उसके बाद हमने 51 स्टॉक सेल किए और 51 स्टॉक हमने बाई किए, यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक्स में हमने ट्रेड किया 101 एज ऑन टिल डेट। कंट्री बेंचमार्क से कंपेयर करें तो कंट्री बेंचमार्क 7.2% का फॉल है, जबकि हमारे
पोर्टफोलियो फॉल 23% का, यानी कि हमने अंडर परफॉर्म किया 16% से। और अगर हम इसको निफ्टी 500 से कंपेयर करें तो अगेन हमने अंडर परफॉर्म किया 13% से 12.9। रियलाइज लो स्टॉक वाइज, ये लिस्ट काफ़ी बड़ी होगी है, तो अगर आपको देखने में दिक्कत हो तो आप हमारी वेबसाइट www.cnx200.in पर जाकर cnx200 और cnx500 दोनों की लिस्ट वहाँ पर अपलोडेड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो को रोक के देख सकते हैं। ये हैं वो स्टॉक्स और 51 जिन जो कि हमने सेल किए हैं और किस स्टॉक में कितना लॉस हुआ है वो यहाँ आप कॉलम इस कॉलम को फॉलो कर सकते हैं। टोटल लॉस हुआ है अभी तक 1,40,000। परसेंटेज टर्म में किस स्टॉक में कितना लॉस हुआ है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। करंट पोर्टफोलियो, करंट पोजीशन, अभी हम 50 स्टॉक जो कैरी कर रहे हैं ये वो 50 स्टॉक की लिस्ट है। किस स्टॉक में कितना प्रॉफिट या लॉस है। अनरियलाइज लॉस टोटलिटी में 92,000 है। ग्रीन वाला एक स्टॉक प्रॉफिट में, बाकी रेड वाले सारे लॉसेस में है। टॉप 10 गेनर एंड लूजर, सी एन एक्स 200 की बात करें तो ये टॉप 3 स्टॉक्स जो हैं ये हमारे गेनर है, बाकी इनमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई है और लॉसेस हमारे यहाँ काफ़ी हैं। ऑल दो कंपेरेटिव टू लास्ट वीक ये थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा कम नहीं हुए। अभी भी 22% से लेके 40% तक वाले लॉस वाले हमारे पास स्टॉक हैं। एन एस सी एन एक्स 500 में हमारे पास एक ही स्टॉक है जो 10% से ऊपर है, उसके बाद बाकी स्टॉक्स 10% के नीचे ही हैं। और लॉसेज में हमारे जो टॉप 10 कंट्रीब्यूटर हैं वो है 28% से लेके 41% तक। एफ आई आई और डी आई आई एक्टिविटी वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो इस वीक में एफ आई आई ने सेलिंग की 15,500 करोड़, डी आई ने बाइंग की 21,000 करोड़, यानी कि नेट इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई 5,500 करोड़। 5,500 करोड़ की इंस्टीट्यूशनल बाइंग का असर क्या हुआ, 428 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया। आप कैंडल में भी देख सकते हैं लास्ट टू लास्ट ये जो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी इसको डोजी ने कंफर्म किया था। डोजी के बाद अगेन डोजी का कंफर्मेशन हुआ नेक्स्ट बियरिश कैंडल से। तो ये जो नेक्स्ट बियरिश कैंडल आई थी तो इससे हमें ये लगा था कि मार्केट अब नीचे जाएगी और मार्केट नीचे गई भी। उसके ये यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी लास्ट वीक की, उसके बाद मार्केट ने नीचे गई भी और 22,000 पे सपोर्ट लिया जो कि 6 महीने का सपोर्ट था। उस सपोर्ट को टच करने के बाद निफ्टी मार्केट वापस आई, बाउंस किया वहाँ से, और अब ये अभी इसने इस वीक की कैंडल को क्रॉस नहीं किया है। तो पहले तो ये इसे क्रॉस करेगी और जाकर अगली कैंडल को भी जब क्रॉस करेगी तो हम मानेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया है मार्केट का। अगर ये चेंज करने से इसको 23,100 को पार करने से पहले अगर मार्केट फर्दर फॉल हो जाती है तो ये एक नॉर्मल लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न कंफर्म रहेगा, और यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहेगी। हाँ, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है 23,100 को तो हम कह सकते हैं कि वो पैटर्न टूट गया और अब यहाँ से मार्केट टर्न कर सकती है। बट ऑन वीकली बेसिस अभी मार्केट में कोई चेंज नहीं है, वी विल वेट कि क्या पैटर्न चेंज होता है या नहीं होता। वीकली बेसिस पे आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड ही है, कंटिन्यूड ऑलमोस्ट, नो बिग चेंज। छोटा छोटा रिलीफ आता है, बाउंस बैक आता है, तो उसमें उससे पैटर्न नहीं बदला करते। मंथली बेसिस पे तो लास्ट 12 मंथ्स में एफ आई और डी आई की एक्टिविटी अगर हम देखें तो मार्च में वही वीकली, क्योंकि 1 वीक का ही डेटा है, 428 पॉइंट ऊपर आई है मार्केट। तो पहले ये जो कंटिन्यूस राइज था टिल सितंबर निफ्टी में, उसके बाद मार्केट डाउन चल रही थी 5 महीने तक। छठा महीना ग्रीन होता हुआ नज़र आ रहा है, ऑल दो अभी फर्स्ट वीक ही हुआ है, बट अभी तक ग्रीन है, तो मोस्ट लाइकली शायद पॉजिटिव रहेगा। वी विल सी, अभी मंथली पोजीशन पे कुछ नहीं कहा जा सकता। एनुअल बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें, एफ आई आई ने खूब जम के बेचा है, 1,61,000 करोड़ सिर्फ 2 महीने और एक हफ्ते में बेच चुका है। ऑल दो डी आई आई ने काउंटर बैलेंस करते हुए उससे ज़्यादा खरीदा है, और नेट इम्पैक्ट ये रहा कि 10,000 करोड़ की बाइंग करने के बाद भी निफ्टी 1100 पॉइंट का फॉल है, यानी कि 4.6% नेगेटिव है। तो आप देख रहे हैं 5 साल तक मार्केट ऊपर गई है, ऑल दो एफ आई पिछले 5 साल से बेच रहे हैं, लेकिन 5 साल से बेचने के बाद भी निफ्टी ऊपर ही जा रही है। अब इस छठे साल में लग रहा है कि मार्केट शायद यहाँ से या तो कंसोलिडेशन में जाएगी या डाउन हो जाएगी, बट अभी भी इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर कोई डाउन मूव आएगा तो वी विल सी, अभी इस पे कोई डिसीजन नहीं है। एनुअल बेसिस पे अगर हम प्रीवियस हिस्टोरिकल चार्ट देखें तो हम देख रहे हैं कि ये 9 ईयर तक कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल बनाई है मार्केट ने। अब मार्केट पहली रेड कैंडल बना रही है, ऑल दो अभी काफ़ी साल बाकी है, ये ग्रीन भी हो सकती है, बट एज ऑन डेट हमें लग रहा है कि शायद ये रेड बनाएगी। 2015 में एक छोटा सा डोजी बना था
और उससे पहले 2011 में एक बिग रेड बना था। तो यानी कि 2011 के बाद कोई बिग रेड नहीं आया मार्केट में। ये आया था कोविड, लेकिन ये सिर्फ मार्च अप्रैल में ही आया था, और उसके बाद ये कंप्लीट रिकवरी विद इन 6 मंथ और 1 ईयर हो गई थी, विद इन कैलेंडर ईयर हो गई थी। तो यानी कि एनुअल बेसिस पे कोई रेड कैंडल नहीं है 2011 के बाद, इसको हम डोजी मान रहे हैं। तो अभी तो कोई डरने वाली बात नहीं लगती एनुअल बेसिस पे, और आ भी सकता है। देखो करेक्शन भी मार्केट में आना ज़रूरी है। रीज़न इज, अगर आप 2011 के बाद कोई करेक्शन ही नहीं दे रहे हो तो एक करेक्शन आना भी चाहिए। रीज़न टू वरी ये है कि मनी कंट्रोल ने एक रिपोर्ट निकाली थी 31 अक्टूबर 2024 को, और इसमें ये भी बोला गया था कि जो एक्टिव इक्विटी फंड्स यानी कि DII जो हैं, उनके पास 1,50,000 करोड़ की कैश होल्डिंग है। अब ये जो कैश होल्डिंग है, ये इसमें से कितना वो लोग यूटिलाइज कर चुके हैं और कितना बचा है वो कैलकुलेट हम कर लेते हैं। अक्टूबर के बाद नवंबर से लेके अब तक जो टोटल सिप आया वो आया 1,11,000 करोड़। ये येलो नंबर पॉपुलेटेड नंबर है, और जो वाइट वाले हैं ये एग्जैक्ट नंबर है, क्योंकि अभी डेटा रिलीज नहीं हुआ फेब और मार्च का। तो शायद मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक तक फेब का एक्चुअल नंबर आ जाएगा। DII ने कलेक्ट किया 1,11,000 करोड़, और इन्वेस्ट किया 2,51,000 करोड़, यानी कि कलेक्शन से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, राइट। तो ओपनिंग था 1,50,000 करोड़, ये रहा 150। इन कलेक्शन 1,10,000 करोड़, इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख करोड़। तो नेट कैश बैलेंस एज ऑन डेट क्या है उनके पास? 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ एक इतना छोटा अमाउंट है कि FII चाहे तो एक ही दिन में सेलिंग कर दे, यानी कि मार्केट को सर्वाइव नहीं किया जा सकता 10,000 करोड़ से। जब ये 10,000 करोड़ कैश खत्म हो जाएगा फिर क्या? फिर एक शार्प फॉल मार्केट में आ जाएगा, और DII चाहकर भी मार्केट को संभाल नहीं पाएगा। उसके बाद या तो LIC संभाले या EPF संभाले, और अगर ये भी नहीं संभालते हैं तो फिर एक शार्प करेक्शन मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी वरी है कि अगर ये इंस्टीट्यूशन नहीं संभाल पाए LIC EPF, तो हमें 20-30% कितना बड़ा फॉल देखने को मिलेगा हम नहीं कह सकते। पर क्या वो फॉल लॉन्ग लास्टिंग होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फॉल आएगा वो टेम्परेरी होगा, 3 मंथ 6 मंथ्स, इससे ज़्यादा वो फॉल नहीं रह सकता। रीज़न रीज़न ये है उसका, उसके लिए मैंने बनाया रीज़न टू रिलीफ ये है कि FII ने खूब बेचा, 8 लाख करोड़ बेचा 5 साल में, ठीक है। और DII ने खरीदा भी। अब DII क्योंकि आउट ऑफ कैश हो चुका और सिप आती है उसके पास 26,000 करोड़, यानी कि अगर हम 26,000 को कैलकुलेट करें तो ये साल का बनता है 3 लाख करोड़। यानी कि DII जो सपोर्ट कर सकता है मार्केट को, वो 3 लाख करोड़ ही कर सकता है हर साल। तो FII के लिए पॉसिबल नहीं है एक साल में 3 लाख या उससे ज़्यादा बेचना, राइट। और जो FII की करंट मार्केट होल्डिंग है वो हम चेक कर लेते हैं कितनी है। 7 मार्च को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की जो टोटल इक्विटी की वैल्यू है वो 4 लाख करोड़, यानी कि 397 लाख करोड़। उसमें से 2 लाख यानी कि 51% तो प्रमोटर के पास है, जो कंपनी के मालिक है जिन्होंने स्टार्ट किया। 67 DII के पास है, यानी कि जो पब्लिक ने म्यूचुअल फंड SIP के थ्रू पैसा लगाया, वो पैसा LIC वगैरह के थ्रू 17% है उनके पास। FII के पास 70 लाख करोड़ है, 18% जो कि टोटल मार्केट का। और ये 70 लाख करोड़ ऐसा नहीं है कि वो चाह के निकाल ले, क्योंकि हर साल DII जो कंट्रीब्यूट करेगा वो 3 लाख करोड़ करेगा। तो आप 3 लाख करोड़ के हिसाब से अगर आप 70 लाख करोड़ मार्केट से आउट करोगे तो आपको 20 साल लग जाएंगे, यार उसमें भी नहीं हो पाएगा शायद, ठीक है। तो इससे ये रिलीफ मिलता है कि FII चाहे कितनी भी सेलिंग कर ले, मोस्ट लाइकली वो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा नहीं करेगा सेलिंग। रीज़न उसको भी पता है कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, और कोई अपना माल सस्ता बेच के नहीं जाता। देखो, जाना भी है उन्हें अगर इंडिया से बाहर, तो कोई अपना लॉस बुक करके नहीं जाता। उन्हें पता है मार्केट नीचे उनकी वजह से है, वो जब चाहे मार्केट को ऊपर ला सकते हैं, राइट। तो डॉलर टर्म में अगर हम बात करें तो हमारी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू है $4.59 ट्रिलियन। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।